नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जिसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। ऐसी बहुत ही कम कहानियां होती हैं जिनके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता है। ऐसी कहानियों को हर खेमे के लोग बिना अपराध बोध के देख सकते हैं। देखते हुए कोई जिम्मेदार दिख जाए तो ये उनका दोष होगा, उनकी नज़र का कसूर होगा। मान लीजिए कि आप लेट गए हैं, आंखें बंद हैं और आपकी छाती सड़क बन गई है। उस छाती पर एक नंगी औरत धम धम करती हुई दौड़ी चली आ रही है। उसके पीछे धम धम करते हुए बहुत से नौजवान दौड़े चले आ रहे हैं। आंख बंद कर लेने से आपको इस बात की तकलीफ नहीं होगी कि औरत का चेहरा कैसा था, कौन थी और उसके पीछे मारने वालों के लिए दौड़े चले आ रहे नौजवानों का चेहरा कैसा था, वो कौन थे। भीड़ की इतनी सूचनाएं हमारे आसपास रोज जमा हो जा रही हैं कि अब सूचनाएं बेअसर होने लगी हैं। उनका असर ही नहीं होता है। आपको लगता है कि वही पुरानी बात है। पहले आप उस आवाज़ को महसूस कीजिए और उस भीड़ से निकालकर हमने एक एक चेहरे को स्क्रीन पर लगाया, उसे देखिए। धमधम की आवाज़ को महसूस कीजिए जो एक औरत को नंगा दौड़ाती है और उस शोर को जो एक नंगी औरत के पीछे गूंज रही है। बहुत कुछ तो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। बिहार के भोजपुर जिले की यह तस्वीर है। घटना का पैटर्न वही है। हजार बार कहा है कि भीड़ सुरक्षा बलों की तरह हर जगह तैयार खड़ी है। उसके दिमाग में लगातार जहर भरा जा रहा है ताकि भीड़ की गैस कभी खत्म ना हो। वो रोबोट की तरह हो गई है, रोबो रिपब्लिक, जिसके दिमाग में जहर पहले से भरा हो और वो सिर्फ एक कमांड पर या फिर अपने आप ट्रिगर हो जाए। जैसे गोमांस की तस्करी के शक पर कोई पहलू खान मार दिया जाता है, वैसे ही किसी अपराध में शामिल होने का शक हो गया और वो भीड़ किसी रैपिड एक्शन फोर्स की तरह आएगी और मार देगी। भोजपुर में एक नौजवान की हत्या होती है, लाश रेलवे ट्रैक पर फेंक दी जाती है। लोग नाराज हो जाते हैं। पहले दुकानों को जलाते हैं, फिर वाहनों को जलाते हैं, फिर वो जो जला सकते हैं उसे जला रहे हैं क्योंकि उनके पास भीड़ है। पुलिस चुप रहेगी क्योंकि उसे चुप कराने का लंबा अभ्यास कराया जा चुका है। पुलिस के भीतर भी वो जहर का असर कर चुका है, इसलिए वो कई बार खुद में और उस भीड़ में फर्क नहीं कर पा रही है। इसलिए वहां होने के लिए बस होती है, रोकने के लिए नहीं होती है। भीड़ को शक है कि नौजवानों की हत्या के पीछे किसी औरत का हाथ है। क्योंकि भीड़ को शक है इसलिए अब वो कुछ भी कर सकती है। वो कहीं किसी पहलू खान को मार सकती है, किसी की आंख निकाल सकती है, किसी की आंत निकाल सकती है। इसलिए वो किसी औरत को सरे बाजार नंगा कर सकती है क्योंकि भीड़ को शक है। यही हमारे दौर का सबसे बड़ा विश्वास है, भीड़ को शक है। अब जबकि शक है इसलिए उस औरत के कपड़े उतारे गए, उसे देवी से औरत बनाया गया, पूजा की जगह पीटा गया। मुझे बार बार पूजा करना अच्छा नहीं लगता, मगर आपको और हिंदुस्तान की औरतों के दिमाग में यह कूड़ा ठूंस दिया गया है कि वो देवी हैं और उनकी पूजा होती है, इसलिए पूजा का जिक्र कर रहा हूं। वरना मेरे लिए इस संदर्भ में पूजा का कोई महत्व नहीं। बिहार भोजपुर जिला बिहिया बाजार, कैमरा सामने है और उसके सामने उसकी छाती पर एक नंगी औरत दौड़ी चली आ रही है। मेरा अब भी मानना है कि ठीक इसी वक्त अगर हम स्क्रीन पर एक लड़ाकू विमान उड़ाने जा रही एक औरत की तस्वीर लगा दें तो बिहार की यह कहानी मामूली हो जाएगी। बिहिया की उस औरत की व्यथा की जगह भारत की औरतों की कामयाबी की गौरव गाथा ज्यादा शानदार लगेगी। नंगी कर दी गई वो औरत अपवाद की तरफ विश्व गुरु भारत के पिछवाड़े दौड़ती रहेगी। उसे कोई नहीं देखेगा, लेकिन कैमरा क्या करता, उसके ठीक सामने से वो नंगी औरत दौड़ती चली आ रही थी और उसके पीछे भीड़। आप एक बार फिर देखिए कि कैसे वो औरत उस कैमरे के सामने चली आ रही है। पहले उस भीड़ को हिंदू मुस्लिम जहर से तैयार किया गया और बताया गया कि चूंकि इस भीड़ को शक है, शक होने का अधिकार है, इसलिए ना अदालत, ना पुलिस, ना दलील, किसी चीज की जरूरत नहीं है।
हम नहीं दिखा सकते हैं गोले के पीछे, उस गोले के पीछे एक औरत है, एक महिला है, जिनको इन जो छोटी उम्र के जो लड़के नजर आ रहे हैं, उन मर्दों ने उनका वस्त्र, उनका कपड़ा उतारा, नंगा किया और वो बाजार में उसे दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। ये बिहार की तस्वीर है, आपके हिंदुस्तान की। जो लोग भी आपके विश्व गुरु बनने में इंटरेस्टेड हैं, आप उसकी सीडी जाकर दिखा सकते हैं। जबकि जिसका बेटा मारा गया, उसके परिवार वाले कह रहे हैं कि विमलेश, लड़के का नाम विमलेश है, परीक्षा देने गया था, उसे 2 लोगों ने जान से मारकर रेल लाइन पर फेंक दिया। फिर ये औरत क्यों नंगा की गई? क्योंकि भीड़ को शक था। जिस भीड़ को हमारे नेता, उनके समर्थक, गोदी मीडिया के एंकर और दर्शक, सोशल मीडिया के पाठक शक के आधार पर जायज बताते आ रहे हैं, ये उसी भीड़ का हिस्सा है जिसे शक है। एक औरत को नंगा कर देने के बाद भी किसी को होश नहीं रहा, भीड़ उत्पात मचाती रही। क्या ये सारे युवक उसके रिश्तेदार हैं जिसे मार दिया गया था? क्या इन सारे युवकों को पता है कि उस औरत के बारे में क्या जानकारी है, नहीं आ रही है? कहां से वो एक औरत के पीछे आ जाते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं? क्या पुलिस पर हमारा भरोसा इतना कमजोर हो चुका है, हो ही गया है, कि जिस पर शक होगा उसे भीड़ मार देगी? फिर ये पुलिस क्यों है? पुलिस की जगह भीड़ क्यों नहीं है? उसे ही पुलिस की वर्दी क्यों नहीं दे दी जाती है? आप देखिए इन तस्वीरों में भीड़ के साहस का नतीजा। पुलिस ने लाठी चार्ज की, तब तक बहुत देर हो गई, उसके बाद भी भीड़ नहीं मानी। जब सरकारें भीड़ की गुलाम हो जाती हैं और वो भीड़ बना रही हैं, तो क्या पुलिस के कहने पर ये भीड़ रुकेगी? इसकी हालत देखिए कि रेलवे लाइन पर आकर लोग पथराव कर रहे हैं। अब बहुत देर हो चुकी थी बिहार में। एक औरत को नंगा करने वाले कौन थे, उनके नाम क्या है, हम नहीं जानते। हम अभी तक इतना ही जानते हैं कि 8 पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं। बेहिया थानाध्यक्ष भी सस्पेंड हुए हैं। बहुत अच्छी बात है कि इन्हें बर्खास्त नहीं किया गया है। ऐसे नकारे अफसरों को बचाकर रखना चाहिए लंबे समय तक। जैसे गृह मंत्री को कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तमाम इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। सरकार बता सकती है कि आरा जीआरपी के थाना प्रभारी सस्पेंड कर दिए गए हैं, बर्खास्त क्यों नहीं किए गए हैं? सरकार बता सकती है। इस घटना से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब भीड़ की हिंसा के लिए कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया बताते हैं, और यह भी खबर आ रही है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट करती है कि जिस लड़के की मौत हुई थी वो ट्रेन से गिरने से हुई थी या टकराने से हुई थी। भारत की औरतों से एक झूठ बोला गया है। औरतें भी इस झूठ को माथे पर लगा के रखती हैं। वो झूठ ये है कि यहाँ उन्हें देवी की तरह पूजा जाता है। समस्या यही है, देवी की तरह पूजा जाता है, मगर औरतों को देवी की तरह या किसने देखा है? किसी पुरुष ने देखा है या किसी स्त्री ने देखा है? झूठ यह है कि औरत को देवी की तरह नहीं, सच्चाई है कि उसे औरत को देवी की तरह नहीं पूजा जाता है। लेकिन इस झूठ में एक और झूठ है, वो है पूजा का झूठ। हम नहीं जानते, हम जानते ही नहीं कि पूजा के अलावा औरत के साथ कैसे पेश आया जाता है। रात दिन सड़कों पर और घरों में क्या क्या चीजें होती हैं। अब इलाहाबाद की एक कहानी बताता हूं। एक पति को गुस्सा आ गया, वो पत्नी को पहले मार देता है, फिर अपनी तीनों बेटियों को मारता है एक एक करके। क्या उसके गुस्से के पीछे बेटियां नहीं होंगी? कौन बता सकता है कि नहीं होंगी? और भी कारण रहे होंगे, मगर यह कारण हो सकता है, इसे गेस किया ही जा सकता है। इलाहाबाद के धूमनगंज इलाके में मनोज कुशवाहा की श्वेता पत्नी का नाम है, कहा सुनी हो जाती है। बस मनोज ने श्वेता को मारकर उसकी लाश फ्रिज में रख दी। 8 साल की बेटी प्रीति को मार दिया, फिर उसे अलमारी में उसकी लाश रख दी। 3 साल की बेटी श्रेया की लाश को बक्से में रख दिया मारने के बाद, जबकि 6 साल की शिवानी की लाश मारने के बाद बिस्तर पर ही छोड़ दी उसकी लाश को। सभी को गला दबाकर मारा गया। वैसे विश्व गुरु भारत में औरतों को देवियों की तरह पूजा जाता है। बाद में मनोज कुशवाहा भी फांसी पर लटक गया। पुलिस जांच कर रही है कि क्या कारण हो सकते हैं। 3 बेटियों को मारा है, क्या पता बेटियां होना ही कारण रहा हो। मौत का प्राइमा फेसी कारण बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन इतना क्लियर है, जो प्राइमा फेसी पुलिस को नजर आ रहा है कि कोई और एंट्री कमरे के अंदर थी नहीं, तो हस्बैंड ने इन 4 लोगों की हत्या की है और उसके बाद स्वयं सुसाइड कमिट किया है। प्राइमा फेसी पुलिस को ये लगता है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम करा लिया जाएगा, बाकी सभी तथ्य अभी संज्ञान में लाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के सिवनी में कोतवाली के बगल में लड़कियों का एक कॉलेज है। सुबह सुबह एक लड़के ने BA फर्स्ट ईयर की छात्रा की पत्थर पे पटक के उसकी हत्या कर दी। भारत के मर्दों को कितनी छूट है, वो भीड़ बनकर किसी औरत को नंगा कर सकते हैं, पति बनकर 3 बेटियों और एक पत्नी को मार सकते हैं, और किसी से प्रेम करते हैं या छेड़खानी कर सकते हैं, उसे पत्थर से मार सकते हैं। 22 साल की रानू नागोत्रा फुलारा गांव की रहने वाली थी। सुबह सुबह नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्या महाविद्यालय सिवनी के लिए निकली।
इसी दौरान थाना कोतवाली के बगल से सहकारी बैंक होते हुए गर्ल्स कॉलेज जाने वाले मार्ग पर फुलारा का ही एक 38 साल का है अनिल मिश्रा, वो आता है और रानू नागोत्रा को जमीन पर गिरा देता है। पत्थर पर इतनी जोर से मारता है कि वो मर जाती है। पास में एक दुकानदार ने देखा, सैनिक मोहम्मद नाम के एक वकील ने देखा, दोनों ने दौड़कर अनिल मिश्रा को पकड़ लिया। रानू ने अनिल मिश्रा के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था इसी मार्च में। पुलिस को बताना चाहिए कि मार्च से अगस्त आ गया और उस मामले पर उसने कार्रवाई क्या की। मामला कोर्ट में है। अनिल मिश्रा उस पर गवाही बदलने का दबाव डाल रहा था और कब से ये कोर्ट में मामला चल रहा था, कितनी तारीखें पड़ी थी। कभी कभी कोर्ट को भी ये जवाबदेह बनाना चाहिए, ऐसे मामलों पर भले असर ना पड़ता हो। जो आरोपी है वो अरेस्ट हो गया है। पहले भी इनके विरुद्ध में, आरोपी के विरुद्ध में मृतक के द्वारा छेड़छाड़ का केस किया गया था लखनवाड़ा थाने में, जिसमें उसकी अरेस्टिंग हुई थी। केस चार्जशीट हुआ है और उसमें कोर्ट में ट्रायल हो रहा है। वहाँ पे हमारे उपस्थित जो होमगार्ड थे, वकील खान और उपस्थित जो जनता के सहयोग से तत्काल आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एक भीड़ को दूसरी भीड़ से आप अलग नहीं कर सकते। बिहार के ही मोतिहारी में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। फेसबुक पे पोस्ट लिखने के बहाने यहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर संजय कुमार पर एक भीड़ हमला करती है। इस बार की भीड़ को ये पसंद नहीं है कि प्रोफेसर साहब ने इस तरह का पोस्ट क्यों किया है, जो उसे पसंद नहीं। संजय कुमार को इतना मारा गया कि भीड़ का गुस्सा उन्हें जला देने की हद तक पहुंचा। संजय कुमार का दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे 10, 5, 15 लड़कों का समूह भीड़ बनकर एक प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी के गलियारे से लेकर सीढ़ियों तक घसीटकर मारता है, उसके कपड़े फाड़ देता है, उसे नंगा कर देता है। देखा आपने, यही भारत आप बनाना चाह रहे थे ना, ये बन गया है। ये आगे नहीं बनेगा, ये बन गया है। और पिछले कुछ महीनों से इस तरह की कहानियां आपको यकीन दिला रही हैं कि आप जो भारत बनाना चाहते थे वो आप बना चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार में क्या हो गया। दरअसल बिहार में कुछ नहीं हुआ। जब बिहार को एक कैंपस के भीतर 13 से 15 साल की 30 से 40 लड़कियों के साथ बलात्कार और उसके साथ टॉर्चर पे फर्क नहीं पड़ा, तो आपको ये मुगालता क्यों है कि उस बिहार को एक प्रोफेसर को नंगा कर देने और इस तरह से कॉलेज में मारने से फर्क पड़ेगा? आपको क्यों लगता है कि उस बिहार को भोजपुर में एक महिला को नंगा करके दौड़ाने और मारने से फर्क पड़ेगा? मारने वालों का चेहरा आपने देख लिया। वो उस भीड़ का हिस्सा है जिसे अगर नापसंद हो, किसी पर शक हो जाए, तो वो किसी के खिलाफ कुछ भी कर सकती है। वो जब चाहे किसी नेता का नाम लेकर या किसी धर्म का नाम लेकर ऐलान कर सकती है कि उसे किसी को भी मारने का हक है, क्योंकि भीड़ को शक है। संजय कुमार सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाते हैं। उनके सर में भयंकर चोट आई है, बाईं आंख में गहरी चोट आई है, कान पर भी असर हुआ है और शरीर के हर अंग में, प्राइवेट पार्ट पे भी उन्हें मारा गया है। उन्हें उस यूनिवर्सिटी में उसी तरह नंगा किया गया जिस तरह से भोजपुर की सड़कों पर उस महिला को भीड़ ने नंगा किया। अभी तक संजय से वाइस चांसलर ने बात तक नहीं की है। उल्टा इन 10-20 लड़कों की हरकत के बहाने यूनिवर्सिटी को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है, जैसे इनकी हुकूमत हो। इन्हीं को क्यों नहीं वाइस चांसलर बना देना चाहिए? इनकी योग्यता में क्या कमी है? जो आजकल के वीसी कर रहे हैं वही काम तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से कर रहे हैं। क्या इन 10-12 लड़कों के लिए यूनिवर्सिटी बंद की जा सकती है?
संजय कुमार यूनिवर्सिटी में चल रही गड़बड़ियों को लेकर कई बार धरने पर बैठ चुके हैं। 29 मई से धरना प्रदर्शन चल रहा था। इनका कहना है कि पहले भी हमले हुए हैं। उनके साथियों का कहना है कि उन पर हमला फेसबुक पोस्ट के कारण नहीं हुआ, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हुआ है। अगर ऐसा है तब तो और भी खतरनाक है। आप किसी को पिटवा दें और कह दें कि फला धर्म और फला नेता के खिलाफ फेसबुक पोस्ट लिखा करता था, इसके खिलाफ लिखा करता था, उसके खिलाफ लिखा करता था। बिहार में जो ये गणतंत्र के नाम पे जो है मोबोक्रेसी, लिंचोक्रेसी का जो प्रैक्टिस किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का शिक्षक जो है खड़ा है। और हमारी मांग है कि संजय सर को जो है जल्दी से जल्दी जो है न्यायिक व्यवस्था में जो है उनको जो है न्याय मिले। और हमारा प्रशासन से भी जो है जो उनके कान पे जूं नहीं रख रही है, उनसे भी जो है हमारा ये अपील है कि आप जो एप्रोप्रिएट जो सेक्शन होता है अटेम्प्ट टू मर्डर, आप उसको लगाएं। और उतना ही नहीं, आप जो है जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी जो है सज़ा दीजिए, उसकी गिरफ्तार करके जो है हमें न्याय दीजिए। शिक्षक जो है देश निर्माता होता है। अगर देश निर्माता पे जो है अगर आप अटैक करते हैं तो आप देश पे अटैक करते हैं। वो शिक्षक जो सामाजिक न्याय, जो बिरसा अंबेडकर फुले की आवाज़ को बुलंद करता है, अगर आप उस पे अटैक करते हैं तो वो जो अटैक जो है संविधान पे अटैक है, वो बाबा साहब के लिगेसी पे अटैक है, वो जो है BN मंडल के लिगेसी पे अटैक है। कुछ नहीं होने वाला है, चाहे जितनी चीज़ों पर अटैक हो। मृत्युंजय कुमार जी जो गिना रहे थे, ना तो कानून से कोई रास्ता निकलेगा इसका, ना कुछ नहीं होने वाला है। सब इसी तरह से भुला दिया जाएगा। कई प्रकार की आपने भीड़ देखी, एक बड़ी भीड़, फिर उसके छोटे साइज, कई तरह की दुकानें हैं भीड़ की, छोटी भीड़ भी है, फिर उससे छोटी भीड़ है, फिर खोखे वाली भीड़ है, उसके बाद जिससे 2-4 लोगों का समूह होता है। 14 अगस्त को दिल्ली में JNU के छात्र उमर खालिद पर हमला होता है। उमर पर हमला होते ही हमले को नौटंकी या झूठ बताने वाले सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, नेता बयान भी देते हैं। इस भीड़ को अब डर नहीं, क्योंकि उसके साथ लोग खड़े हैं, उसे पता है। दिल्ली पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उमर को मारने वालों को दोनों हिसार से पकड़े गए हैं। एक का नाम दरवेश शाहपुर और दूसरे का नवीन दलाल। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने बताया कि कोर्ट ने इन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है, ताकि पुलिस क्राइम सीन को दोहरा सके और सबकी भूमिका देखे। इससे पहले दोनों ने पंजाब के लुधियाना में सरेंडर करने का ऐलान किया था, वो भी वीडियो के जरिए, और उस दिन नहीं आए। आप इस वीडियो में देखिए कि दोनों संविधान और सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान भी कर रहे हैं। कमाल है। उमर को गद्दार कहते हैं, JNU वाला गैंग कहते हैं। पता नहीं, उमर से तो मिले नहीं, ये उमर की PhD पढ़ ले तो बेहोश हो जाएंगे, लेकिन इनको मालूम है, टीवी ने बताया, सोशल मीडिया ने, कि ये लड़का गद्दार है, जबकि कोई चार्जशीट नहीं है। PhD के इस छात्र को ये कह रहे हैं कि देश को खोखला कर रहा है ये एक लड़का। बताइए, बोलता है कि हरियाणा के बुजुर्गों ने उसे सिखाया कि बिना देरी किए एडजस्ट कर देना चाहिए। अब इस एडजस्ट करने का क्या मतलब होता है? आप देखिए कि झूठी बातों को लेकर उमर के बाहर इनके दिमाग में इतना जहर भर दिया गया है कि कोई लड़का घर से निकलेगा, कानून हाथ में ले लेगा। वही बात जो मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके बच्चों को दंगाई बनाने का प्रोजेक्ट अब पूरा हो गया है। अब आप सुनिए कि इसके बाद किस तरह से महान देशभक्त बताते बताते, देशभक्ति का राग अलापते उन्होंने, इनको लगता है कि नहीं, ये लाइसेंस मिल गई है और आप ये किसी को पीट सकते हैं, किसी की हत्या कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेरे पर हमला किया, उनके प्रति मेरे अंदर कोई घृणा नहीं है, कोई नफरत नहीं है। उन्होंने कुछ काम किया है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन निजी तौर पे मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं रखता, बल्कि मैं उनको इस पूरी नफरत की राजनीति का एक विक्टिम मानता हूँ, एक शिकार मानता हूँ। हमारे देश के अंदर आज जितनी बदहाली है, जितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जितने युवा बेरोजगार हैं, इन मुद्दों से ध्यान को भटकाया जाए, इसी वजह से नफरत खोली जा रही है। एक बात हमको सोचने की ज़रूरत है, 130 करोड़ की आबादी वाले देश में ये बात मुमकिन ही नहीं है कि हर कोई एक जैसा दिखे। ये मुमकिन नहीं है कि हर कोई एक भगवान की पूजा करे। ये मुमकिन नहीं है कि हर कोई एक जैसे खाना खाए। ये मुमकिन नहीं है कि एक जैसे सोचे, और ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि एक ही मत रखे। ये विभिन्नता ही हमारे देश की खूबसूरती है। ये अलग अलग मत रखना ही हमारे डेमोक्रेसी का सोल है। आज कुछ लोग जिनके पास जो आर्थिक, राजनीतिक, जो आर्थिक सोशल क्राइसिस हमारे समाज में है, जिसके पास जिसका सलूशन नहीं है, वो हम लोगों को धर्म के नाम पे, देशभक्त बनाम देश विरोधी के नाम पे बांट रहे हैं और ये उन्माद फैला रहे हैं। ये उन्माद से इस देश के आवाम का कुछ नहीं होगा। ये उन्माद से जो सत्ताधारी हैं वो हमेशा सत्ता में बने रहेंगे और हमारे ध्यान को भटकाते रहेंगे। आज कुछ लोग चाहते नहीं कि बेरोजगारी पे बात हो। आज कुछ लोग चाहते नहीं
कि जो समाज में कृषि में संकट है उस पर बात हो। आज कुछ लोग चाहते नहीं कि जो काला धन पे बात हो, जो करप्शन पे बात हो। इसलिए हमारा ध्यान भटकाने के लिए और एक हिंसा की परंपरा शुरू करी जो बहुत खतरनाक है इस देश के लिए। इस देश की परंपरा भाईचारे की है, इस देश की परंपरा साथ में रहने की है, इस देश की परंपरा अलग अलग मतों को सहने की है। जिन लोग हम लोगों को बांट रहे हैं उन लोगों का इस देश के प्रति कोई योगदान नहीं रहा है, चाहे वो अंग्रेज़ों के समय हो चाहे वो आज हो। बड़े कुछ अमीर लोग खुशहाली से जी रहे हैं, लेकिन जो लिंच होता है, जो लिंच करता है, वो लोग एक ही बैकग्राउंड से आते हैं। इसकी चीज़ के बारे में सोचिए और इस परंपरा के खिलाफ खड़े होइए। अगर हम मतों को स्वीकार नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं हम लोकतंत्र को स्वीकार नहीं कर सकते। सिर्फ केरल राज्य विद्युत निगम को 800 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। इसके 10,000 ट्रांसफार्मर पानी में डूबकर बंद हो गए थे। अभी भी 1200 ट्रांसफार्मर पूरी तरह से डूबे हुए हैं। अभी तक 4,500 ट्रांसफार्मर ही चालू किए जा सके हैं। जाहिर है राज्य में बिजली पूरी तरह से बहाल नहीं हुई है। पानी बाढ़ का घटा है, बारिश भी कम हुई है, लेकिन अब पता चल रहा है कि हजारों की संख्या में पशुधन समाप्त हो गए। पानी घटने से महामारी की आशंका रहती ही है। राज्य सरकार के अनुसार अभी तक 43,000 लोगों को बचाया गया है। सोमवार को ही 600 लोगों को बचाया गया। इसमें केरल के मछुआरे, आम लोग, सेना के सभी अंग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन फोर्स, सबका योगदान है। केरल के सरकारी कर्मचारी भी दिन रात लगे हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग राहत शिविरों में हैं। यहाँ पर लोगों को बीमारी से बचने के लिए टीके दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस हालात में लोग इस बड़े से हॉल में जमा हैं। दुबई से आए डॉक्टर सलाम ने यह वीडियो हमें दिया है। वो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रहे हैं। कोची एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूर आलुवा का यह रिलीफ सेंटर काफी बड़ा है। यूसी कॉलेज का एक हॉल है। इस कॉलेज को राहत शिविर में बदल दिया गया है। इसके कैंपस में 10,000 लोगों ने शरण ली है। रेलवे ने कहा कि बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित सभी रेलवे ट्रैक अब ठीक कर लिए गए हैं और आज से सामान्य रेल सेवा सामान्य हो गई है। वित्त मंत्रालय संभाल रहे पीयूष गोयल ने कहा कि केरल के लिए भेजे गए मदद के सामान पर केंद्र की तरफ से लगने वाली जीएसटी और कस्टम ड्यूटी को हटा लिया गया है। गोयल ने रेलवे के 13 लाख कर्मचारियों से आग्रह किया है कि वो भी अपनी एक दिन की तनख्वाह केरल के बाढ़ राहत में दान दे दें। उन्होंने बताया कि दक्षिणी रेलवे के कर्मचारियों ने अपनी ओर से 65 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दे दिए, जबकि उनसे किसी ने अपील भी नहीं की थी। बारिश के कारण कोच्चि एयरपोर्ट को ही 220 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात ने केरल के लिए 700 करोड़ देने का ऐलान किया तो केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस ने कहा है कि भारत सरकार फैसला लेगी कि अंतर्राष्ट्रीय मदद स्वीकार करें या नहीं करें। वैसे राजनीतिक दलों के पास तो इतने पैसे हैं, उन्होंने क्यों नहीं दिया चंदा केरल को? राज्य कैबिनेट ने राज्यपाल पी सदाशिवम को सुझाव दिया है कि 30 अगस्त को विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाएं जिसमें बाढ़ राहत, बचाव और पुनर्निर्माण के मुद्दे पर विचार हो और चर्चा हो। अब जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये चलाकुड्डी की है तस्वीर और माध्यमम टेलीविजन नेटवर्क के जरिए से हमें मिली है। एक घर में सफाई हो रही थी तो वहां एक क्रोकोडाइल मगरमच्छ मिला। सोचिए, सांप के ही काटने के 50 से 60 घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन सामने मगरमच्छ देखकर क्या हालत हुई होगी वहां के लोगों पे। तो ये उस माध्यमम के जरिए हमें ये तस्वीर मिली है कि क्रोकोडाइल मगरमच्छ भी अब घरों में मिल रहे हैं केरल के। उमा शंकर सिंह ने एक लंबी रिपोर्ट भेजी है भीतरी इलाके से जहां अभी भी बाढ़ का पानी फैला हुआ है। हम अलापुरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कोटानाड एरिया की तरफ जा रहे हैं। कोटानाड, जिसको कि केरल में चावल की कटोरी कहा जाता है, और ये पूरा इलाका जो है वो बाढ़ से ऐसा तबाह हुआ है कि चावल की कटोरी ही पूरी तरह से तबाह हो गई है। हमारे साथ हैं एक स्थानीय नाविक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोचा। तो क्या सिचुएशन है, किस तरह से यहाँ पे तबाही हुई है? अभी तो बारिश तो ज़्यादा हुआ है। वो डैम पूरा ओपन किया था, उधर से पानी, ऊपर से पानी नीचे तक आ गया। ये तो ये इलाका ये ज़मीन है ना, ज़मीन है तो एकदम नीचे रहता है और ऊपर से पानी या समुद्र के या। तो ये अभी तो केनाल में हम चल रहे हैं। केनाल में चल रहे हैं। केनाल के अलावा चारों तरफ जो घर है वो उसमें भी पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। ये पानी पूरा वो सब घर में तो पानी पूरा भर गया और रास्ता ज़मीन सब कुछ। ये तो अब क्या सिचुएशन है? अब कोटानाड की सिचुएशन क्या है? अभी कोटानाड में जो रहता है आदमी लोग पूरा वो टाउन में, और ऊपर जगह है ना, ऊपर जगह पर वो टाउन में कुछ स्कूल और कॉलेज या कुछ ऑडिटोरियम
सब जगह पर ऐसे कैंप में रहता है और सब छोड़ के ऐसे घर और सब कुछ सामान छोड़ के इन लोग लाइफ सेविंग करके। तो इस इलाके से सारे लोग जो हैं वो निकल चुके हैं सुरक्षित जगहों पर, लेकिन हम चल कर देखते हैं कि क्या कुछ तबाह हुआ है और क्या कुछ वहाँ पर आलम है। तो ये कोटानाड इलाका है और यहाँ अभी भी घरों में पानी घुसा हुआ है। एक रिजॉर्ट देखा हमने जो कि विश्व प्रसिद्ध रिजॉर्ट है और वहाँ भी पानी जो है वो अभी तक है, निकला नहीं है। और ये नहर के साथ साथ हम आगे बढ़े थे, लेकिन नहर में और जो खेती की ज़मीन है उसमें कोई अंतर नज़र नहीं आता, क्योंकि चारों तरफ बाढ़ का जो पानी है वो भरा हुआ है और लोगों ने सुरक्षित जगहों पर जाकर पनाह ली हुई है। हमारे साथ जो रोज़ा हैं उन्होंने कई लोगों की जान बचाई इस पूरी त्रासदी के दौरान और अभी भी वो रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटे हुए हैं। हम उनके साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग 2000 से ज़्यादा आदमियों को इस बोट में ऐसे ट्रिप करके ऐसे हम लोग उठा के कोई रेस्क्यू कैंप में 2000 लोगों को आपने रेस्क्यू किया। अब तो कोई ऐसी सिचुएशन यहाँ इस इलाके में नहीं है जहाँ पे लोग फंसे हुए हों? अभी उतना सीरियस सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। पानी का आलम इस तरह का है कि झील जो है और चावल के मैदान में कोई फ़र्क नहीं रह गया। एक तरह से समंदर के किनारे का ये इलाका है, लेकिन पूरी तरह से समंदर ही बन चुका है। और रिहायशी इलाकों में जब इस तरह समंदर का आलम हो तो आप चुनौतियां और मुश्किलात समझ सकते हैं। तो हम एक ऐसे हाउस बोट पर आए हैं जहां पे लोगों ने शरण ली हुई है। ये इनका घर नहीं है, बल्कि ये कौन से गांव से आप लोग, कितनी दूर है आप लोगों का घर यहाँ से? घर के में सामने का ना, उसका पहले इसका पानी ऊपर घर के ऊपर है ना, उसका मैं और हस्बैंड में पूरा उसका 10 घर का आदमी का ना इधर। अच्छा, 10 घर के लोग जो हैं यहाँ पे शरण लिया हुआ है। हाँ, हम लोग को सरकारी का सबका सरकारी हेल्प आता है। सरकारी और हाँ, और बताया इधर ही सेफ है तो इधर ही रुकेगा, सेफ नहीं है तो उसका कैंप में जाएगा। हम लोग बताया, हम लोग को स्विमिंग आता है, इसके लिए हम लोग इधर ही रुकेगा, सेफ है इसके लिए हम लोग इधर ही सब। सारे बच्चों को भी स्विमिंग आती है? सब बच्चों को हम लोग हेल्प करते हैं। छोटा गाड़ी है हमारे साथ और बड़ा हाउस बोट है और छोटा बोट है, ये सब है हमारे साथ। सर, हमारा हाउस बोट नहीं है, मेरा ओनर का हाउस बोट है। मैं हाउस बोट में काम करते हैं, इसके लिए वो आदमी बोला तुम लेके आओ, तुम्हारा फैमिली सब हाउस बोट में रुकेगा बोला, इसके लिए हम लोग इधर स्टे करते हैं। तो यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी इस तरह चल रही है। हालांकि ये सुरक्षित महसूस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बड़ा हाउस बोट है, ये स्टेबल है और यहाँ सरकारी मदद भी पहुँची है, तो इन लोगों के पास खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है कि बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पर सरकारी मदद भी पहुँची है और लोग जो हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पिछले गुरुवार को केरल के त्रिशूर में जमीन खिसकने से 19 लोगों की मौत हो गई। पहाड़ की ढलान पर बने 4 में से 2 घर जमीन में समा गए। इस जगह से कोवई पोस्ट की एडिटर विद्याश्री धर्मराज ने हमारे लिए रिपोर्ट भेजी है। koipost.com कोयम्बटूर से चलने वाली ऑनलाइन वेबसाइट है। विद्याश्री ने हिंदी में हमारे लिए रिपोर्ट भेजी है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उनका कहना है कि पिछले 80 साल में पहली बार जमीन इस जगह पर इस तरह खिसकी है। वहां पर मारे गए लोगों की याद में उनकी तस्वीरों के पोस्टर भी टांगे गए हैं। विद्याश्री ने एक और रिपोर्ट भेजी है कि किस तरह सड़कों के टूट जाने से रास्ते में मदद के सामान फंसे हैं। 5 दिनों से पानी की आपूर्ति बहाल करने के लिए जो ट्रक पाइप लेकर जा रहे थे, उनका काफिला रुका हुआ है। हम जिस जगह में खड़े हैं वो है वडक्कंजेरी का कुरंजेरी, वो त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में है। इस जगह में बहुत भारी सी लैंडस्लाइड हुई थी और 19 लोग मारे गए थे। इसमें महिलाएं थी और बच्चे भी थे। तो ये देखेंगे तो अगर हमारा कैमरा पर्सन आपको दिखा सकता है तो इस स्ट्रेच में 3 घर था इस स्ट्रेच में, और जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे एक घर था जिधर एक फैमिली बसी हुई थी। और इस लैंडस्लाइड के कारण ये पूरा घर डिस्ट्रॉय हो गया है। और इसमें जो बूढ़े माँ बाप थे और एक फैमिली के वाइफ थी और बच्चे थे, पूरे इसमें
इसमें मर गए हैं। और इस रोड के दूसरे साइड में भी एक घर है जहाँ पे लोगों का मृत्यु हुई है। और इंसेसेंट रेन, बहुत भारी सी बारिश होने के कारण यहाँ पे ये लैंडस्लाइड हुई है। हम अभी वालियार चेक पोस्ट में खड़े हैं और यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी कंटेनर लॉरीज यहाँ पे खड़ा है और ज़्यादातर यहाँ पे लॉरीज देखेंगे तो इसमें पाइप्स हैं, पूरा बड़े साइज़ का पाइप्स हैं। जब हमने यहाँ के ड्राइवर से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये पाइप्स सब कोलकाता से आ रहा है और जो कोझिकोड में अभी ट्रांसपोर्ट होने का है। 4 दिनों से ये यहाँ पे अटकाए हुए हैं, केरला के अंदर जा नहीं पा रहे हैं। और हमें ये भी पता चला कि जो पेरिशेबल गुड्स है, जो वेजिटेबल्स है, सब्जी है और जो भी एसेंशियल्स है, अत्यावश्यक जो भी चीज़ें हैं वो फिर भी जा रहा है अंदर। लेकिन ये पाइप्स और जो दूसरे कंटेनर्स हैं वहाँ पे रेफ्रिजरेटर्स हैं और वो भी 4-5 दिनों से यहाँ पे अटकाए हुए हैं और अंदर जाने में उनका प्रॉब्लम है और वेट कर रहे हैं वो इंस्ट्रक्शंस के लिए ताकि वो अंदर जा सके। उनसे अभी बात करते हैं। आप बोलिए, कितने दिन से अटकाए हुए हैं? जो से बोलिए। हम कोच्चिकट से आए, 6 दिन वहाँ पे खड़े हो पाए हैं। वहाँ पे कोई खाली होने का हमारा कोई समाधान नहीं हुआ।